Morning everyone. My topic is cooperative learning. First of all, we know about cooperation. That is cooperative. कोऑपरेशन क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ को अगर हमें करना है तो बिना कोऑपरेशन से हम कोई भी चीज़ कर नहीं सकते। जैसे हमें मान लिया जाए कोई काम ही करना हो, जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो उसके पीछे उसके पेरेंट्स की कोऑपरेशन होती है, उसके टीचर्स की कोऑपरेशन होती है। यानी एनीथिंग, कुछ भी चीज़ अगर अगर हमें करना हो तो बिना कोऑपरेशन से हम नहीं कर पाते। तो जैसे अभी हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो उसमें भी कोऑपरेशन की बात कही गई है। जैसे आर्टिकल 43 में कहा गया है सहकारिता समिति, तो उसमें भी दिया गया कोऑपरेटिव। जैसे आज हमारा देखते हैं डेयरी उद्योग जो आता है वो किसके अंतर्गत आएगा? कोऑपरेटिव उद्योग के अंतर्गत आएगा, कोऑपरेटिव से बना है। तो उसी के आधार पे हम बच्चों में अगर कोऑपरेशन के बात सिखा दे कि कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करके पढ़ाई कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इस फिगर में कि कुछ बच्चे एक दूसरे से देख रहे हैं और कुछ सीख आ रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कोऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके आधार पर हम दूसरे फिगर की ओर नजर डालें तो उसमें ये देखते हैं कि एक जो है वहाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिजाइन कर रहा था और उसमें सब लोगों को नहीं पता, लेकिन एक दूसरे के हेल्प से, एक दूसरे के कोऑपरेशन से सीख सकता है। यही कहलाती है कोऑपरेशन, यानी कोऑपरेटिव। हर जगह में देखेंगे तो बिना कोऑपरेशन हम कोई चीज को सीख नहीं सकते या कोई काम भी हम नहीं कर सकते। तो कोऑपरेशन में इसमें हम अंतर्गत देखें कि कोऑपरेटिव लर्निंग के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें होगा इंट्रोडक्शन टू दी कॉन्सेप्ट, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग होगा क्या, इसकी कॉन्सेप्ट है क्या, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद इसकी डिफिनेशन को देखेंगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग का डिफिनेशन कैसे बनाया गया है, इसके अंतर्गत कौन कौन से थिंग आ सकते हैं। इसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंस को भी जानेंगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग अगर हम करवाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी। ठीक है, इसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग की थ्योरीज क्या होगी, इसके आधार पर देखा जाएगा। दो थ्योरीज होती हैं, तो थ्योरीज क्या है उसको देखेंगे। फिर इसमें पढ़ना है टेक्निक्स क्या होंगे इसके, तो टेक्निक्स देख लेंगे कि हाँ इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग में टेक्निक्स कौन कौन सा लगाया जाए जिससे कि हम बच्चों को और बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। इसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे और इसके कितने फॉर्म्स होते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग के टोटल 3 फॉर्म्स देखे जाते हैं। ठीक है, इसके एजुकेशनल असेसमेंट्स क्या होंगे, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे, और इसके लास्ट में देखेंगे कंक्लूजन क्या होगा। कि अगर बच्चों में कोऑपरेटिव लर्निंग हम करवाए, एक साथ ग्रुप बना करके हम बच्चों को बांट करके पढ़ाने के लिए सोचे, अब इसमें भी देखें कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है कि ठीक हो रहा है, तो लास्ट में इसके कंक्लूजन के अनुसार हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट। तो कोऑपरेशन जैसे बोला जाए कि सोसाइटी, तो सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर रहते हैं, तो सोसाइटी वर्क चलाना है तो क्या बिना मेंबर के कोऑपरेशन सोसाइटी चल सकती है? तो आंसर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि उस सोसाइटी में सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं, यानी कुछ ऐसे आदमी हैं जो मान लिया जाए कि शराब पीता है, आगे बढ़कर बुरा होती है। ठीक है, इसके अनुसार यदि देखा जाए तो उसके घर के पास लोग जो बच्चे थे वो भी पढ़ नहीं पा रहे। तो जो अच्छी किस्म के आदमी थे, पर्सन थे, उनमें क्या होगा कि वो इरिटेशन आ जाएगी उसको देख करके। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो कोऑपरेशन जो है यानी कमते जा रहा है, यानी कोऑपरेशन जब कम जाएगा तो उस तरह से देखेंगे कि वहां पर सर्वाइव जो करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। दिन पर दिन, डेली के डेली लोग टेंशन में ही रहना पसंद,
रहने लगेंगे। तो उसको हटाने के लिए हम लोग को पहले क्या चाहिए कि जितने भी सोसाइटी में पर्सन होंगे सबको एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए और तब जा करके वो सोसाइटी फुलफिल हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम एजुकेशन में देखें कोऑपरेटिव कर, तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि एक बच्चा मान लिया जाए कि हम ग्रुप बनाए 4 या 5 बच्चे का, उसमें 3 बच्चा है पढ़ने वाला और 2 बच्चा हो गया पढ़ने वाला नहीं, तो क्या करेगा, बात करेगा और बात करते रहेगा। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो पढ़ रहा था उसको भी डिस्टर्ब करते रहेगा। जैसे डिस्टर्ब करते चलेगा तो इस तरह से देखें कि उसको जो मिलना चाहिए था आउटपुट, वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा। तो इसके पीछे हमें सिखाना पड़ेगा कि वो कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेशन आखिर आपस में कैसे करे, जिससे कि एक दूसरे को इंटरेक्ट करके और बेहतर ढंग से वो स्टडी कर सके। जिसे इसमें क्या है, विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ इट्स मेंबर सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव एंड द सोसाइटी ऑफ मैन हैज सर्वाइव्ड बिकॉज द कोऑपरेटिवनेस ऑफ इट्स मेंबर मेक्स सर्वाइव पॉसिबल। सेकेंड में क्या था इसमें कि who are most likely to survive or those are best enabled to do by their groups। ठीक है, यानी ग्रुप के मेंबर अगर अच्छे से वर्क करेगा, अगर कोऑपरेट एक दूसरे को करके करेगा तो कोई भी काम को आसान कर सकता है। How a student interact with each other is generally a neglect aspect of instruction. To fulfill this aspect of learning, cooperative learning is developed। तो अगर हम लोगों को फुलफिल करना है सारे चीज को कि आखिर बच्चे में लर्निंग कैसे अच्छा से हो पाए, तो उसके लिए हम लोगों को कि बच्चों में कोऑपरेटिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं डिफिनेशन कि कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए हम ग्रुप कैसे फॉर्म करेंगे, ग्रुप बनाएंगे तो कितने बच्चे का लगभग होनी चाहिए। तो इसमें डिफिनेशन भी क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि हम क्लास ले रहे हैं, लगभग स्ट्रेंथ 40 का रहता है। अब उस 40 का स्ट्रेंथ में क्या जरूरी है कि सभी बच्चे एक जैसा सीख रहा था, ये तो कोई गारंटी नहीं है। तो लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं कि उसको अगर ग्रुप में बांट दें और ग्रुप में बांटने के बाद उसको हम दे दें प्रैक्टिकली के लिए कि चलो आज हम जो इंस्ट्रूमेंट या जो भी फिनोमेना जो पढ़ाएं अब उसको एक्सपेरिमेंट करके देखें। एक्सपेरिमेंट करेगा तो एक्सपेरिमेंट तो एक ही बार 40 बच्चा नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो ग्रुप बना देंगे। तो जो ग्रुप वाइज जो स्टडी हम करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल जो करवा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। कि जब प्रैक्टिकल करवाएं ग्रुप में लेकर के तो एक दूसरे को लोग बच्चे कोऑपरेट करेंगे और जो नहीं जान रहे थे वो उसको में सीख सकते हैं। इसके बाद इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ए क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट्स into a small group so they can discover a new concept together and help each other learn। कहते हैं कि अगर मान लिया जाए कि कोऑपरेटिव ग्रुप वाइज हम स्टडी करवा दिए, बात भी दिए, अब उसमें कुछ बच्चा तेज था और कुछ बच्चा स्लो है, लेकिन अगर टॉपिक हम सेम दे देते हैं तो उसमें क्या होगा कि कुछ चीज नया ऐसा दिमाग में आ सकता है किसी का जो कि सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो इससे क्या हो कि नया नया कॉन्सेप्ट भी उसे प्राप्त हो जाएगा उस बच्चे को, जब हम उसको ग्रुप वाइज स्टडी करवाते हैं। ऑल स्टूडेंट would learn how to work cooperatively with others, complete for fun and enjoyment on work autonomously on their own। जब स्टूडेंट्स का वर्क पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, कोऑपरेट करके पूरा वर्क कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद लास्ट में लोग एंजॉय कर सकते हैं और अपना काम जो है वो आसानी से अपने आप ही कर सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए, उसमें अगर देखा जाए तो इसमें एक स्टूडेंट की मान लेते हैं कि इसका आ रहा था, ये क्या करेगा कि सबने समझा कि ऐसे प्रोजेक्ट में होना चाहिए। तो ये एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। अगर बता रही तो दूसरे सीखने के लिए सोच रहा है, अगर वो मान की बताते चले और वो सीखने के लिए प्रेरित ना हो तो इस समय में कोऑपरेटिव लर्निंग फ्लो कर जाएगा। लेकिन ऐसा हो कि ये सिखाए और फिर सीखने के लिए भी प्रेरित हो और सीख सके, तो उस समय कोऑपरेटिव लर्निंग हमारा कारगर होगा। जैसे नेक्स्ट फिगर में देख सकते हैं कि वहां भी देख रहे हैं कि एक क्या किया जा रहा है, तो एक
बना रहा है और बाकी लोग दूसरे स्टडी कर रहा है, तो एक दूसरे को आसानी से कॉपरेशन करके पूरी स्टडी को आसान कर सकते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंस क्या है कॉपरेटिव लर्निंग का? तो कॉपरेटिव में क्या हम लोग देखिए कि ग्रुप बना लिए और ग्रुप में बच्चों को बांट दिए, 5-6 का ग्रुप बना लिए और उसमें बच्चों को अलग अलग का रख दिए। तो इसमें अगर मान लीजिए जैसे अभी स्कूल में बात कर रही थी साइंस एग्जीबिशन की, और साइंस एग्जीबिशन की जब बात चल रही थी तो इसमें एक तो अकेला तो ग्रुप नहीं बना सकता है, जब भी बनाएगा तो 5 या 6 बच्चे का ग्रुप बनेगा और उस 5-6 बच्चे में सभी का दिमाग एक जैसा भी नहीं होगा। तो लोग जैसे मान लीजिए हमें हाइड्रो पावर प्लांट के प्रोजेक्ट मिलता तो उसमें ब्लेड कैसा बनेगा, टरबाइन कैसे होगा, वाटर रिजर्वायर कैसे बनाएंगे, तो इसमें जो होगा अलग अलग बच्चों का अचीवमेंट होगा और बल। तो लेकिन जैसे अगर सब बच्चे मिल करके अगर ग्रुप बनाए और उसमें अगर ये सक्सेस मिला वो प्रोजेक्ट, तो बोलेंगे कि जो इनकरेज हुआ अचीवमेंट इस पूरे ग्रुप को मिला। तो इस तरह से अगर हम नेक्स्ट था एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में क्या है, फिर मान लीजिए कि ग्रुप बना लिया, ग्रुप में 5 बच्चे हैं, तो ये नहीं है कि एक बच्चा बैठा रहेगा और 2 बच्चे या 4 बच्चे काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा, उसमें सारे बच्चे को काम करना ही पड़ेगा। तो ये था एक्टिव लर्निंग, यानी कि जब काम करेगा तो कुछ ना कुछ वो लर्न करेगा वहां से। तो ये था सेकेंड टॉपिक, सेकेंड पॉइंट एक्टिव लर्निंग। थर्ड में है डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स। डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल, जैसे किसी का अगर मान लीजिए ऑटोमेटिक रोबोट्स बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिक रोबोट बनाने के लिए उसमें प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकली जो आपके काम करने वाले होंगे उसको भी चाहिए। तो कुछ बच्चा होगा इलेक्ट्रिकली काम कर सकता है, कुछ मैकेनिकली करेगा और कुछ कंप्यूटर से काम कर सकता है। तो सब एक दूसरे से जब मिल करके काम करेंगे तो एक दूसरे को सीखने को भी मौका मिलेगा। और इस तरह से क्या है कि जो अगर इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा था वो कंप्यूटर का भी स्किल सीख सकता है। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट हो गया उस बच्चे में नए स्किल का, यानी कि मैकेनिकली को जान रहा था तो कंप्यूटर का नॉलेज गेन कर सकता है। सेकेंड थर्ड इसमें मोस्ट बिजनेस क्रिएट टीम, यानी कुछ ऐसे भी ग्रुप बनाया जा सकता है जिसमें कुछ बच्चे का है कि अगर हम मान लीजिए रोबोट बना लिए तो इसका बिजनेस करना चाहिए, इसका कहाँ पर बिजनेस होगा, किस मार्केट में जाके कहाँ पर इसका डिमांड होगा। तो ऐसे भी टीम बनाया जा सकता है इसके हेल्प से, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग की हेल्प से उसमें ग्रुप बना करके हम ऐसे भी बिजनेस को आइडिया को प्रमोट कर सकते हैं। और जब ऐसे काम होगा तब यहाँ से टीम प्लेयर भी निकलते चलेंगे जो लीड करने का काम भी आगे जा करके कर सकते। जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, अभी साइंस एग्जीबिशन का हमने बात किया, तो इसमें टॉनशिप मॉडल की अगर बात करें तो टॉनशिप मॉडल में क्या होगा, जितने भी हमें डेली की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज हमें सेफ्टी के आसपास चाहिए। हर बच्चे को अगर मान लीजिए कि एक बच्चा बना रहा था कि ये रोड होना चाहिए और उसके दिमाग से हट गया कि नहीं नल जल का पानी जो आता है तो वो कहाँ से आएगा, अब वो दिमाग से हट गया, तो दूसरे बच्चे क्या बोलेगा कि नहीं यहाँ पर वाटर का भी सुविधा दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर टॉनशिप मॉडल भी बनाना है तो एक बच्चा अकेला नहीं बना सकता, तो उसके लिए किसी न किसी की हेल्प चाहिए। तो इस तरह से हम कहेंगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग यहाँ पर भी काम करेगा और इस तरह से बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। जैसे नेक्स्ट में है वर्टिकल सिटी, जैसे अभी यूएई में देखा जाए तो वर्टिकल सिटी का वहाँ निर्माण करवाया जा रहा है, ठीक है। अभी इंडिया में उसको सोचेंगे भी नहीं, सोचिए एक ही बिल्डिंग है और इसमें सारी सुविधा मौजूद है, मतलब जितने उसकी रिक्वायरमेंट है सब मार्केट से लेकर के रहने का जितना लर्निंग का हो, पढ़ाई का एजुकेशन का हो, सब इसमें अगर मिल जाए तो क्यों लोग दूसरी जगह जाएंगे। तो ये इंडिया में तो नहीं है, लेकिन ऐसे सोच सकते हैं। और ये सोचने का सिर्फ एक नहीं तो 3 अगर मिल जाए, 4 मिल जाएगा तो ग्रुप में ऐसे सोच सकता है कि वर्टिकल सिटी भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आएगा हाइड्रो पावर प्लांट का, तो इसमें ही बता रहे थे कि अभी देखते हैं शॉर्ट वीडियो, तो इसमें छोटा छोटा पानी में मतलब एक आता है क्या है कैनाल, तो कैनाल से क्या होता है पानी निकलता रहता है, उसको घेर देता है, तो घेरने के बाद उसमें एक बल्ब जला करके देखता है, टरबाइन चला करके चलता है कि नहीं। तो वो जो शॉर्ट वीडियो में होता है
तो उसी तरीके से शॉर्ट वीडियो बनाया कहाँ से, तो इससे इंस्पायर हुआ होगा कि हाँ ऐसे वो भी बनाया होगा, अकेले नहीं बनाया होगा, वो भी किसी न किसी के कोऑपरेशन से ही बनाया होगा। तो हाइड्रो पावर प्लांट में भी देखते हैं, तो पहले क्या करेगा कि बहुत ज्यादा जहाँ पर पानी ज्यादा स्टोर था तो वहां पर जगह जगह पहले सिलेक्ट करेगा और उसके बाद वहां पे टरबाइन लाएगा यानी मोटर लाएगा और मोटर में जाकर फिर वहां पर ब्लेड लगा देगा, उसके अनुसार जैसे ही वाटर मूव करेगा तब यहाँ से टरबाइन टर्न करना शुरू कर देगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। तो ये जो ये बनाया जा रहा है कि ये अकेले हो सकता है, तो आंसर आएगा नहीं, ये कभी भी होगा तो इसमें 2, 3, 4 ग्रुप मिलकर के ही इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरीज, अब इसके अंतर्गत थ्योरीज कितने होते हैं, तो इसके 2 थ्योरीज पर ये वर्क करता है। एक होता है स्ट्रक्चर, प्रोसेस और आउटकम, जैसे इसमें टीचर्स की भागीदारी होगी। दूसरा होता है इसमें सोशल इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस थ्योरी, ये क्या होता है इसके बारे में अभी देखते हैं आगे। तो स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम थ्योरी के अंतर्गत सबसे पहले टीचर्स क्या करते हैं कि लेसन प्लान बना लेते हैं क्या, चलिए अब इसके आधार पे हमको यहाँ पर बच्चे को पढ़ाना है, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाता है कभी कभी टाइम कम बच रहा है, लेसन प्लान के अनुसार हुआ नहीं, टाइम कम है, एग्जामिनेशन बहुत जल्दी नजदीक है, तब क्या करते हैं और सिलेबस में हमारा लेसन बचा हुआ है तो उसमें क्या करते हैं कि कुछ टॉपिक्स को हम लोग ग्रुप में बांट दिए कि जो इतने बच्चे, मान लीजिए कि एक लेसन में 15 टॉपिक्स हमको पढ़ना है और 15 टॉपिक में हम 5 ग्रुप बांटे जिसमें 3-3 टॉपिक्स पढ़ने का हम दे दिए बच्चों को। जब 3 टॉपिक्स कवर किया लास्ट में उनसे पूछ लिए कि जो तुमने क्या बताया, खास तरह में तुम क्या पढ़ा, और ये सब लोगों ने आकर के बता देगा तो इस अनुसार हम कहेंगे कि वो चैप्टर जो होना चाहिए था 2 दिन में वो हमें 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो सकता है। तो ये इसका होगा स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर में पहले क्या करेगा, बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्टर, ये जो पढ़ाने वाले होते हैं इसका ये सबसे पहले बेस्ड होगा। इसके बाद ये कोर्स को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, कैसे कोर्स इसको इंस्ट्रक्ट करें, जो इंस्ट्रक्टर है पढ़ाने वाले कोर्स को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, कितने दिन में उसे कंप्लीट करना है, तो ये सब जिम्मेदारी आ जाएगी स्ट्रक्चर, प्रोसेस और आउटकम्स में स्ट्रक्चर। और ये है टीचर्स की दिन, यानी टीचर्स ये करवाएंगे। अब बच्चों को प्रोसेस करवाएंगे, मान लिया जाए कि हमने तो अपना लेसन पर बना लिया, ठीक है, और इसके अनुसार हम दे भी देंगे स्ट्रक्चर, ऐसे हम लोगों को पढ़ाई करनी है, लेकिन प्रोसेस कौन करेगा, टीचर तो खुद नहीं करेगा, वो करवाएगा स्टूडेंट से। अब जब स्टूडेंट से करवाएगा तो उसका कॉपरेशन किसका होगा, टीचर्स का, यानी उसमें कॉपरेट करेगा कि ऐसे करोगे तब जा करके आगे एग्जीक्यूट कर सकते हो, अपना लेसन कंप्लीट कर सकते हो, यानी बेस्ड होगा कॉपरेशन पे। और इसमें ये भी देखेंगे कि इंडिविजुअल यानी अकेले भी लोग कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट भी हो पाएंगे, ये भी बात बताएगा कौन, ये टीचर बताएगा। अब जब ये मान लिया जाए कि पूरा कंप्लीट हो गया तो लास्ट में आता है आउटकम। तो आउटकम्स में क्या होगा, रिजल्ट, यानी कि जब पढ़ाई हो गई, पूरा कंप्लीट लेसन हो गया, अब बच्चा कितना सीखा, क्या दिया, तो वही हमारा मिलेगा आउटकम। तो नेक्स्ट इस थ्योरी में देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, स्ट्रक्चर और प्रोसेस और आउटकम्स। तो स्ट्रक्चर बेस्ड था इंस्ट्रक्टर पर और प्रोसेस स्टूडेंट करता है, लेकिन कोऑपरेशन रहता है टीचर्स का, और आउटकम्स कौन देगा, टीचर स्टूडेंट्स देंगे। नेक्स्ट आता है सोशल इंटरडिपेंडेंस थ्योरी, इंटरडिपेंडेंस थ्योरी। तो इंटरडिपेंडेंस है, इंटर का मतलब ही होता है एक दूसरे पर, तो दूसरे पर डिपेंड होना, यही कहलाएगा इंटरडिपेंडेंस। तो ग्रुप तो बनेगा, तो ग्रुप बनेगा, अगर कोई कमजोर बच्चा है तो वो क्या करेगा, तो पढ़ा नहीं सकता, वो कुछ बना नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे से ले करके, यानी नॉलेज लेगा किसी और से, और उसके बाद वो सीखेगा, और उसके बाद जो भी उसको क्लियर करना होगा वो कर सकता है। तो इसमें डिपेंड हो गया, ग्रुप के दूसरे मेंबर पर डिपेंड हो गया। इस तरह से कोई भी काम करना है तो एक दूसरे पर
नहीं नेगेटिव नजर आ जाएगा, क्योंकि तुमने तो कभी रिफ्लेक्ट किया ही नहीं। जो अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ कर्म करना था, तो लर्न करेंगे तो कब करेंगे, जब लोग पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होंगे तब। यानी कि जब कोई जो सीख रहा है उसे हम अपने से सीखने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं सीखे तो, और सीख लेंगे तो ये कहलाएगा पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, कि कुछ ट्राई करके देखते हैं। यानी ना करने से, अगर नहीं आता है तो ना करने से बेहतर कुछ करके ट्राई करें, ये अच्छा होता है। तो ये पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस था। सेकेंड है फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन। फेस टू फेस मतलब क्या हो, जैसे अगर मान लिया जाए कि ग्रुप में कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो लोग ज्यादा किसके तरफ इंटरेक्ट होंगे, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा इंटेलिजेंट था तो ये था इसमें फेस टू फेस प्रोमोटिव और इंटरेक्शन में। उसके बाद है इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। फिर ग्रुप मिल करके कैसे काम करते हैं और कुछ इंडिविजुअली कैसे काम करता है, तो एक इसमें आ जाएगा प्रिंसिपल कोऑपरेटिव लर्निंग के अंतर्गत। सोशल स्किल कैसे उसमें डेवलप हो जाएगा, किसी के सामने कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है, कैसे रहेगा, उसका बिहेवियर क्या था, ये सब एक दूसरे से देख करके सीख सकते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि कॉपी करके सीखना बहुत आसान होता है। जैसे कोई भी मान लिया जाए कि हम किसी का आइडियल का मानते हैं कि जब वो ग्रुप में सबसे बेहतर होता है उसको आइडियल मानते हैं, और उसके जो भी भावनाएं जो भी काम करता है उसको हम लोग कॉपी करते हैं। तो कॉपी करेंगे तो अगर उसका जो सोसाइटी में रहने का अच्छा था, यानी जो ग्रुप बना कर ग्रुप में अच्छे से काम कर रहा था, तो उसके जैसा वो बच्चा सीख सकता है, यानी हम कह सकते हैं इसमें सोशल स्किल भी डेवलप हो सकती है। अब है ग्रुप प्रोसेसिंग, ठीक है, इसके बाद लास्ट में ग्रुप प्रोसेसिंग। तो इसके बाद ग्रुप में प्रोसेसिंग कैसे होगा, कैसे वर्क किया था, ये सब के भी उसको बच्चा जो है वो लर्न कर सकता है एक दूसरे को देख कर। तो इसके 3 फॉर्म होते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग का। एक होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल और लॉन्ग टर्म। फॉर्मल जो होता है ये कुछ महीने के लिए होता है, जैसे सेमेस्टर, अगर मान लिया कि हम फॉर्मल लर्निंग यहाँ पर देखेंगे फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग में फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल और लॉन्ग टर्म। फॉर्मल होता है कुछ महीने के लिए, जैसे अगर 3 मंथ हो, 4 मंथ हो, कुछ वीक्स हो, इसके लिए हम ग्रुप बना करके रख सकते हैं। जैसे बिहार की अगर बात करें तो ज़्यादातर कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, इंजीनियरिंग कॉलेज में खास करके देखा, यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्टर वैसा नहीं है जो वेल एजुकेटेड सिर्फ आ जाता है, पढ़ा देता है, बस समझ में आया है नहीं आया कोई मतलब नहीं होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, तो उसमें एक सेमेस्टर पास करने के लिए ग्रुप बना देते हैं, और वो ग्रुप बना करके कुछ बच्चे अलग टॉपिक पढ़ा, कुछ पढ़ा, और ऐसे करके और वो पूरा कंप्लीट करता है पूरा अपना सेमेस्टर। तो ये जो कुछ देरी कुछ देर तक, यानी कि कुछ मंथ करियर अगर बनाया जाएगा, इसके बाद आता है इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग, जो कि फ्यू मिनट्स के लिए बनाया जाएगा। फ्यू मिनट्स में बनाए जाएंगे। फ्यू मिनट्स में एक बनाया जाएंगे इन कोऑपरेटिव लर्निंग, इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसमें क्या हुआ क्लास सेशन में ही हम लोग चेक कर लेंगे कि बच्चा कितना लर्न किया, कितना नहीं किया, एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर के कैसे पढ़ा। तो ये जो अगर हम लोग सीख ले, यानी सिखा दे बच्चों को, क्लियर टाइम कम है और उसके अनुसार ही हम लोग कैसे एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो होगा ये होगा इनफॉर्मल। जैसे व्हाट हैज बीन टॉल्ड, ये टू थिंक अबाउट ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि हमने दिया एक लेसन को पढ़ाने के लिए, तो अभी कर लो क्लास में, लेकिन उस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो उसको क्या करेगा, तो वहीं पर पूछ लेगा कुछ ही टाइम के अनुसार। तो ये हो जाएगा इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग के अंतर्गत। टू असेस द टीचर्स टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंटेंट, यानी जो भी टीचर क्या करेगा इसने के बीच में आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो बच्चा कितना लर्न किया, कितना नहीं किया। तो इसको जो देखेगा, देखने के बाद उसको जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको
खत्म कर देगा, यानी पूरा क्लियर करके उसको बता देगा। तो ये सब कुछ देर के लिए जो ग्रुप बनाया गया था, ये इसमें So quickly recap on key points in the lesson। जैसे भी बताए कि लेसन को कंप्लीट किया बहुत सारे ग्रुप मिल करके। अब सभी ग्रुप का जैसे कंप्लीट किया तो सभी ग्रुप से मेंबर को उठाएंगे और उस क्या करेगा कि जो भी की पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो पॉइंट को नोटिस करवाएगा। तो एक पढ़ा जिसके अनुसार पूरा क्लास उसको स्टडी कर सकता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें कि to quickly recap on the key points in the lesson। तो इसमें भी देखें इन्फॉर्मेट कोऑपरेटिव लर्निंग में कि एक बच्चा वहां पर पढ़ लिया और दूसरे बार सब लोग क्या कर रहा है, डिस्कस करके बता दे रहा है कि हाँ ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे करके हम एग्जाम पास कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव लर्निंग, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोलेंगे तो एक स्टेबल कोऑपरेशन दोनों में बन सके। जैसे अगर देखा जाए तो जब तक पाकिस्तान में देखेंगे तो भी इनका था जो भी पिछले जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका और चाइना के साथ ज्यादा अच्छा रिलेशन था। तो डैम वगैरह सब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, लेकिन जैसे ही नवाज जो इनका जो न्यू प्राइम मिनिस्टर जो बने, वो जैसे ही आए तो उनका चला गया झुकाव कहाँ, अमेरिका के पास। तो उनके से चाइना और पाकिस्तान का बनना बंद हो गया। तो बीच में ही छोड़ दिया गया अंडर कंस्ट्रक्शन डैम, जिसके अनुसार देखोगे फ्लड आया होगा पूरा पाकिस्तान में। तो आया, तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो उसके बीच में स्टेबल कोऑपरेशन नहीं बना था। अगर कोऑपरेशन स्टेबल कोऑपरेशन बनता, बहुत दिन होता, तो ये प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आता। तो इसमें होता क्या है, तो जब भी अगर कोऑपरेशन बनाना है, इसमें ग्रुप बनाना है, तो बहुत दिन तक अगर बन सके, स्टेबल मेंबरशिप बन सके, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं एक्सेस कैसे करेगा, हाउ टू एक्सेस कोऑपरेटिव ग्रुप। बस कोऑपरेटिव ग्रुप बना दिए, लेकिन ये आखिर एक्सेस करेगा कैसे? तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, टीचर्स की क्या योगदान होगी। तो इसमें दो लेवल बताए गए, प्रोसेस लेवल और दूसरा प्रोडक्ट लेवल। प्रोसेस लेवल में जैसे एक पैराग्राफ लिखना है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, उसमें क्या राइट करना है, ये सारे प्रोसेस स्टेज बाई स्टेज जो लिखना होता है, ये टीचर बता देंगे। तो ये हो गया उसका प्रोसेस लेवल। लेकिन इसके बाद जब बच्चा लिख लेगा, पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद सबमिट करेगा टीचर्स के पास, तो ये कहलाता है उसका प्रोडक्ट लेवल। तो इसका जब देखिए एक्सेस करवाने का, तो दो प्रकार के लेवल में बांटेंगे, एक प्रोसेस और दूसरा प्रोडक्ट। प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप जो राइट करना है वो आ जाता है, और प्रोडक्ट में जब राइट करने के बाद जब सबमिट कर देता है, तो ये कहलाता है प्रोडक्ट लेवल। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? तो इसमें एडवांटेज जो बच्चा नहीं जानता था वो सीख सकता था। इसमें वर्किंग जो पॉजिटिव वर्किंग रिलेशन समझ सकता है कि क्या पॉजिटिव बन सकता है, तो वो सीखा। पहले तो जान नहीं रहा था, लेकिन अब वो सीख लिया, यानी लर्न कर लिया जो चीज के बारे में उसे पता नहीं था, तो ये इसके पॉजिटिव रिलेशन में आ जाएगा। इसमें सीखने की बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि दूसरे से कॉपरेशन करना सीखा, सोसाइटी में कैसे रहेगा ये सीखा, बिहेवियर को संभाला, अपना स्किल डेवलप किया। तो ये सब इसके एडवांटेजेस जो आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि कुछ डिसएडवांटेज जो आएगा, तो इसमें ग्रुप बनाने के बाद कुछ बच्चा बात करते नजर आएगा, तो पूछेंगे कि बात कर रहा तो बोलेगा क्या, बात नहीं कर रहे थे, वहां पर डिस्कस कर रहे थे। तो डिस्कस में ये तो क्या हो रहा था, तो टॉकिंग बहुत ज्यादा हो सकता है अगर उस पर हम ध्यान न देंगे तब। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले कि एक दूसरे पर बच्चे डिपेंड हो जाएगा कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, बस तुम कर लो, तुम दे दो और हमारा नाम भी इसमें हो जाएगा, तो कुछ तो सीखा नहीं। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो जाएगा कि एक दूसरे पर डिपेंड हो जाएगा, फुली डिपेंड यानी पार्शियली भी। और दूसरा क्या होता है, टॉकिंग करेगा, इसको अगर मतलब कंट्रोल करना है तो ये भी कंट्रोल करने के लिए फिर हमें अलग से करना पड़ेगा, यानी ये डिसएडवांटेज में हमें आ जाएगा। एक सबसे लास्ट डिसएडवांटेज में आता है ग्रेड देना, कि आखिर किस इंडिविजुअल्स को हम ग्रेड देंगे, कौन बेहतर प्रदर्शन किया, तो इसके आधार पर हम कैसे दे पाएंगे।
चांस नहीं बनता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये डिफिकल्टी हो जाता है ना किसके लिए कि आप कौन सा बच्चा किया, जैसे मान लीजिए 5 ग्रुप का था, एक बैठा ही रह गया, 4 बच्चे पूरा मेहनत किए, 4 में एक और मेहनत किया, तो किसको ज्यादा ग्रेड देंगे ये वही बता सकता है जो ग्रुप का मेंबर है, और जो वो नहीं बता सकता जो लास्टली उसमें प्रोडक्ट देखा कि हाँ उसने क्या बनाया, क्या आउटपुट दिया, ये नहीं बता पाएगा। तो ये हमारा ग्रेड करने में भी हमें डिफिकल्टीज मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं डिसएडवांटेज।